डिस्कशन हो रही थी या ये आपसे मैं रिक्वेस्ट की थी कि ये जो हमारा कार्टन ग्रुप है, जो एक बड़ा मतलब है कि समझते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव ग्रुप अपने आप को समझता है, उनको टारगेट देने चाहिए कि भाई जिस तरह के हालात हो रहे हैं उसके मुताबिक वैरायटीज जो हैं वो जो है साइंटिस्ट को दी, और वो जो टारगेट्स हैं उसके लिए एक टाइम फ्रेम हो कि इतनी देर में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है और उसको फिर मॉनिटर किया जाए। इसमें आपका सवाल बड़ा वैलिड सवाल है। बेसिकली साइंटिस्ट जो भी काम कर रहा होता है वो जिस भी फील्ड से मुतलका काम होता है उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता होना चाहिए उनको कि हमारे साइंटिस्ट इन लाइनों पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में ऐसी ये रिवायत है नहीं है। मुझे भी बाहर बहुत सारे मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, देखने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मतलब जो कॉटन ग्रुप काम कर रहा होता है, फार्मर्स को पता होता है कि हमारा कॉटन ग्रुप किस पे काम कर रहा होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को पता होता है कि हमारा कॉटन ग्रुप किन लाइनों पे काम कर रहा होता है। सीड इंडस्ट्री को पता होता है कि हमारा जो कॉटन ग्रुप है वो किन लाइनों पे काम कर रहा होता है, और उन्हें पता होता है कि हमारे 5 साल के बाद हमें कॉटन में क्या नई डेवलपमेंट होने जा रही है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। हमें नहीं पता कि CCRI मुल्तान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमें नहीं आइडिया कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो किन लाइनों पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, मुख्तलिफ मीटिंगें होती हैं, मीटिंगों में जो डिस्कशन होती है वो हमारे सामने आ जाती है, लेकिन असल में तो ये है कि जो ट्रायल, जो भी टेस्टिंग, जो भी डेवलपमेंट का काम ये अदारे करने जा रहे होते हैं, उनमें जो स्टेक होल्डर है सबको पता होना चाहिए कि ये काम करने जा रहे हैं। फिर बकायदा जो भी वो ट्रायल, जो भी वो काम कर रहे होते हैं उनकी बकायदा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हर कॉटन सीजन के एंड पे उनकी बकायदा वैल्यूएशन और होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि जो इस कॉटन सीजन में जो उन्होंने काम किया है उसके रिजल्ट्स क्या है और वो कैसे इम्पैक्ट करने जा रहा है हमारे पूरे कॉटन सिस्टम को। नहीं, उसमें राय साहब ये है कि जहाँ तक मेरा जो है ना मतलब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रही है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हाँ ये भी बड़ी एक बेसिक चीज है। अच्छा, यानी टारगेट तो सबका एक ही है कि जी कार्टन प्रोडक्शन ज़्यादा हो हमारी, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी हो। ठीक है, ठीक। अच्छा, लेकिन जो हम ट्रायल कर रहे हैं या वैरायटीज़ की जो है ना ब्रीडिंग कर रहे हैं या उसकी जो भी मतलब उसको नई वैरायटी बना रहे हैं, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है। बिल्कुल। अच्छा, वो अगर जब ये साल शुरू होता है उसमें सारे बैठ के, उसमें स्टेक होल्डर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, ब्रीडर भी हैं, वो अगर ये बैठ के कर लेना कि अच्छा भाई ये जो है ना जो टारगेट, इस पे हमने सबने मिलके काम करना है। ठीक। अच्छा, फिर उसमें जो अचीवमेंट हो वो साल के आखिर में जो है ना वो जाके वो देखा जाए कि अच्छा इसमें किसने क्या अचीव किया, क्या अचीव। अब ये है ना कि वो एक बंदा कुछ और काम कर रहा है, दूसरे जो है ना को और काम कर रहा है। पहले मुझे जाने का इत्तेफाक होता रहा है मुख्तलिफ कॉटन इंस्टीट्यूट्स में, और उनके ट्रायल्स भी देखने का इत्तेफाक होता रहा है, और यकीन नहीं जाने के मेरे दिन में तो बहुत क्वेश्चन आते थे उनके ट्रायलों के ऊपर, और जिस तरह वो अपने ट्रायलों को मैनेज कर रहे होते थे, जो उसकी सूरत हाल होती थी ट्रायलों की फील्ड के अंदर, देख के अफसोस ही होता था। मुझे जाने का इत्तेफाक होता रहा है। ठीक है, जब कोई बाहर से विजिटर आ रहा हो तो उस वक्त बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मतलब बना ली जाती हैं, सुना ली जाती हैं। ये होता रहा है, ये अभी भी होता है। लेकिन मैं अगर आपको ओपनली बताना चाहूं कि मुझे कभी भी पिछले 8-10 सालों से कोई इतना अच्छा काम होता कहीं भी नजर नहीं आया। ठीक है, वो उन्होंने ट्रायल लगाए होते हैं भी हमने इतने ट्रायल लिए, हमने 10 ट्रायल कर लिए। ठीक है, आप 10 ट्रायल कर लिए हैं आपने, लेकिन मेरा मकसद नंबर ऑफ ट्रायल से नहीं है। मेरा मकसद तो यह है कि उन ट्रायलों का हमें रिजल्ट क्या मिला है। मेरा मकसद ये है कि उसका आउटपुट क्या है, उन ट्रायलों का रिजल्ट क्या है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुई है, क्या नहीं हुई है। सिर्फ हमने 10 ट्रायल कर लिए, हमने 15 ट्रायल कर लिए, हमने 12-20 वहां पे फार्मर्स के यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट लगा लिए, इससे मेरा मकसद नहीं पूरा हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है जो आप बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, मुझे बिल्कुल याद है, मैं बहुत सारी मीटिंगों में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ
कि कैम जो है डॉक्टर साहब हैं ये बीटी कॉटन पे काम कर रहे होते थे, हालांकि वो वक्त की जरूरत थी और ये सही तौर पे काम कर रहे होते थे। और बाकी जो कॉटन ग्रुप है उनका सवाल ही होता था कि आपका तो मैंडेट ही नहीं कॉटन पे काम करना। व्हाट अ स्ट्रेंज, ठीक है ना जी। वो डॉक्टर साहब को ये चैलेंज करना शुरू कर देते थे कि आपका तो कॉटन पे काम करना मैंडेट ही नहीं है, आप कॉटन पे कैसे काम कर सकते हैं? मतलब सारा ठेका कॉटन पे काम करने का तो हमारे पास है, आप कॉटन पे काम नहीं कर सकते। ये बातें मीटिंगों में सुनने को मिलती थी। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर बेहतरी कहां से आ सके? हालांकि मेरे ख्याल में तो जो कैम ने काम किया है बीटी कॉटन के हवाले से, दैट वाज द एक्सीलेंट वर्क। लेकिन हमने उस टेक्नोलॉजी को भी फील्ड के अंदर सही तौर पे हमने अडॉप्ट नहीं किया, उसको सही तौर पे अंडरस्टैंड नहीं किया। और उसको हमने जब सही तौर पे अंडरस्टैंड नहीं किया, हमने उसको किसी प्रोटोकॉल के तहत लॉन्च नहीं किया, फिर अल्टीमेटली उसकी भी फेलियर होनी थी। और फिर हम टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। टेक्नोलॉजी तो कभी गलत नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा सही होती है। हमने उस टेक्नोलॉजी को कितना समझा, किस तरह से हमने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, ये जब हम ये काम सही तौर पे नहीं करते तो फिर टेक्नोलॉजी ने तो अपने आप पे अपने तौर पे तो सही काम नहीं कर लेना। मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप बात करते हैं ना कि देखिए सेक्रेटरी साहब कॉटन की मीटिंग चेयर कर रहे होते हैं, हालांकि कॉटन के हवाले से सारा काम करना जो है ना ये कॉटन ग्रुप का काम है। कॉटन ग्रुप को चाहिए कि वो कॉटन का 5 साल का डेवलपमेंट प्लान पूरा तैयार करें और सेक्रेटरी साहब को प्रेजेंट करें। जो उन्हें सेक्रेटरी साहब से कानूनी, फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट चाहिए वो सेक्रेटरी साहब से लें और काम करें। अगर सेक्रेटरी साहब ने प्लान बनाना है, सेक्रेटरी साहब जब मीटिंग में बैठेंगे तो फिर तो यस सर ही होता रहता है, जो जो मुझे देखने को मिला है, ठीक है ना जी। हालांकि ये काम बुनियादी तौर पे कॉटन ग्रुप के करने का काम है, ये सेक्रेटरी साहब का काम नहीं है। सेक्रेटरी साहब का काम तो उनको वो सपोर्ट देना है जो कॉटन ग्रुप डिमांड करेगा। जो ये भी एक रीजन है हमारे कॉटन फेलियर की। बाकी चूंकि डॉक्टर साहब रिसर्च में रहे हैं, ये डेवलपमेंट में रहे हैं, ये बेहतर तौर पे इसमें भी बात कर सकती है। जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल ही इसमें हम अगर कहें कि हम ज़ीरो पे हैं, ये बात सही नहीं है। हम उसमें कुछ ना कुछ ऑलरेडी जो है वो समझ लें कि प्लानिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन उस कोऑर्डिनेशन में ये क्वेश्चन कि जी डिटीरिएशन क्यों हो रही है और ये किस तरह हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये होने चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक वैरायटी बना ली है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन अगर वो फील्ड में जाके पिट जाती है और 1 साल में फेल हो जाती है तो उसका भी कोई क्वेश्चन होना चाहिए किसी साइड पे कि ये क्यों जो है वो फेल हो गई। आप तो पिछले साल ये डाटा प्रेजेंट कर रहे थे कि वैरायटी बहुत अच्छी है, इसकी यील्ड अच्छी है, इसकी फाइबर अच्छी है, इसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक। मसलन ये कि ये 1 साल में एक दफ़ा CCRI में एक मीटिंग होती है जहाँ वो सब लोगों को इनवाइट करते हैं, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कॉटन पे काम कर रहे हैं, और उनसे पूछते हैं आपकी अचीवमेंट क्या है। लोग बढ़ चढ़ के वहाँ अचीवमेंट प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद फिर ये वो जो अचीवमेंट के रिजल्ट होते हैं वो वैरायटी अप्रूवल में बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं कि जब वैरायटी अप्रूव हो रही होती है, जिसको कि सेक्रेटरी साहब नहीं बल्कि हमारे मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं, वहाँ जब ये डाटा प्रेजेंट किया जाता है कि ये डाटा है, ये कंपैरेटिव प्लॉट्स का डाटा है, ये हमारी अचीवमेंट का डाटा है, तो उसमें सारे साइंटिस्ट उसको देख रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ कमी ये रह जाती है कि वैरायटी 1 साल में जो अप्रूव होती है, अगले साल वो फेल क्यों हो गई, क्या रीज़न हो गई, किस वजह से वो अब डिक्लाइन पे जा रही है, किस वजह से वो 50 मन यील्ड या 40 मन यील्ड नहीं दे रही और उसकी यील्ड क्यों कम हो गई। तो इस रीज़न को कोई क्वेश्चन नहीं करता और कोई नहीं पूछता, बल्कि नए अगले साल एक बंदा और वैरायटीज़ ला के तो प्रेजेंट कर देता है कि देखें जी मेरी इस साल तो ये की थी, अगले साल ये हो गई। साइंटिस्ट को ये प्रेशर होता है कि हर साल उसने कोई नई वैरायटी प्रेजेंट करनी है, अगर अदरवाइज ये कहा जाएगा कि जी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे।
ये नंबर ऑफ वैरायटी बढ़ाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि क्वालिटी वैरायटी फार्मर्स को देना जिससे उसकी यील्ड बेहतर हो, जिससे उसके फाइबर कैरेक्टरिस्टिक बेहतर हों, ये मकसद है। तो वहाँ जो स्क्रीनिंग है, स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग, इसमें एक वजह ये भी हो सकती है जो मैंने काफ़ी लोगों से ये बात कहते हुए सुना है कि वैरायटी प्रेजेंट करने वाले खुद ही उसको अप्रूव करने वाले होते हैं। ये सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा डीपली सोचना चाहिए कि जो वैरायटी जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वही अगर एवेल्युएटर बने हुए हैं तो एवेल्युएट किसने करना है? ये एवेल्युएट के लिए कोई दूसरी टीम बुलाई जाए, कोई दूसरे साइंटिस्ट रिसर्च लिए जाएं, कोई एक्सपर्ट बुलाए जाएं कि जो वैरायटी प्रेजेंट कर रहा है वो इम्पार्शली दूसरे लोग जो हैं उसको अप्रूव करें कि यार ये जो रिजल्ट दे रहा है ये है आज, और फिर उसको रिजल्ट पे वो कारबंद भी रहे साइंटिस्ट अगले साल भी कि जी मैं पिछले साल ये दिया था 40 मन यील्ड का, तो ये 40 मन है, अभी भी है, 2 साल में बाद भी है, तीसरे साल भी है। और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं जैसे कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है, ये उसका डाटा पेश करे और दे कि जी हमने हमारे डाटे के मुताबिक ये वैरायटी ठीक जा रही है और उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। लेकिन इससे ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो है स्टीवर्डशिप, कि आप जो फार्मर्स हैं वो एक दिन वैरायटी जिस दिन अप्रूव हो जाती है उस दिन उसका बस बोझ उतर गया और वो सक्सेसफुल हो गया कि मैंने एक वैरायटी दे दी है, बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक उस दिन जिस दिन वैरायटी अप्रूव होती है उसका असल काम शुरू होता है। तो जाके फार्मर फील्ड से डाटा लेके आए, फार्मर फील्ड के जो हैं वो तासरात लेके आए कि ये वो क्या समझते हैं ये वैरायटी अप्रूव है, और वो स्ट्यूवर्डनेस करे कि उसका जी अगर ये इंसेक्ट अटैक पिछले साल नहीं था इस वैरायटी में तो अब आ गया है, तो इसका कैसे तदारक करना है, इसमें से कौन सी मैं मॉडिफिकेशन करूं कि ये इन डिजीज़ को, इन इंसेक्ट को ये रेजिस्ट करती हो वैरायटी और यील्ड इसकी बेहतर हो। यानी कोई जिसे कहते हैं ना फील्ड का फीडबैक, वो ना फार्मर्स से साइंटिस्ट को पहुंचता है, ना साइंटिस्ट जाके ये कोशिश करता है कि फार्मर से पूछे कि क्या फीडबैक है उसका, कोई मैकेनिज्म नहीं है और इसके लिए फंड्स भी नहीं होते। फंड्स ये हैं कि आपने वैरायटी कितनी बना ली, ठीक है, आपने अभी राही साहब ने कहा कि जी ये कोई पूछता नहीं है कि क्या क्या आपने रिजल्ट दिया, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होती है उस वक्त तक मॉनिटरिंग होती है जब आपने कोई प्रोजेक्ट लिया हो 3 साल का और हर साल उसके एक्सपर्ट आपको विजिट करने आ जाएं भी इस साल आपने क्या किया है, दूसरे साल क्या किया है, तीसरे साल क्या किया, मॉनिटरिंग होती है। लेकिन मॉनिटरिंग के बाद जो है ना जो एंड यूजर के साथ तासरात उसके लेने हैं, एंड यूजर के साथ फीडबैक आपको आना है, वो नहीं आता। उसके लिए कोई फंड्स ही नहीं रखे जाते, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनते। हमने CEMB ने 2 साल 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने BT कार्टन फार्मर्स को दी है हमें उसके लिए कोई फैसिलिटेट किया जाए कि हम फीडबैक मैकेनिज्म इसके लिए कोई बनाएं, हम जाके मोबाइल लेबॉर्ट्री ले जाएं, उनकी फार्मर फील्ड पे लेके जाएं, वहाँ से जाके देखें कि क्या BT कंटेंट जो हमने डाला था वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसका लेवल ऑफ BT एक्सप्रेशन वो है कि नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई रिवाज ही नहीं है पाकिस्तान में कि जी आप थर्ड जो 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 आफ्टर रिलीज ऑफ द वैरायटी उसका भी कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वैरायटी अप्रूव तक का मैकेनिज्म बना हुआ है और जिसमें कोई कमियां भी हैं, अभी मैंने जिक्र किया कि ये कमियां हैं कि वो जिसकी वैरायटी होती है वही अप्रूव करने वाला होता है। लेकिन डॉक्टर साहब जिसकी वैरायटी होती है ठीक आपने कहा तो वही अप्रूव करने वाला होता है, लेकिन वो डेटा भी तो सारा वही लेने वाला होता है ना, जो भी है थर्ड पार्टी भी उसकी वैल्यूएशन करती है डेटे की। देखिए ना, थर्ड पार्टी अगर 2-3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं उसमें, जैसे फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है उसका डाटा भी होना चाहिए, जैसे ये दूसरी उसका डाटा कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, या एक थर्ड पार्टी को आप ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि जी आप ये देखें कि ये वैरायटीज जो पाकिस्तान में है, जो कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा है पिछले साल, वो वाकई वो फील्ड में ट्रू है कि नहीं है। तो वो ये इस तरह के भी प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। तो यानी कि आपकी इंटेंशन क्या है, कि आपकी इंटेंशन है कार्टन को इम्प्रूव करना,
तो उसके लिए जो भी आप मैकेनिज्म नया बना सके बनाएं, जो ऑलरेडी पुराना मैकेनिज्म है उसके अंदर जो कमियां हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, उनको बेहतर करें और फिर आप कॉटन इंप्रूव कर सकेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो वैरायटी का फेलियर हो रहा है हर साल, इस साल वैरायटी आती है, अगले साल फेलियर हो जाता है, वो जो ब्रीडर है या जिसने वो वैरायटी बनाई है उसको भी तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए या नहीं ठहराना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में उसे उस वक्त रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए जब उसे उसके भी फंड्स दिए जाएं कि जाके आप रिलीज होने के बाद का डाटा भी लेके आए। वो तो वहां काम खत्म करके बैठ गया कि मेरी वैरायटी अप्रूव हो गई, अब मुझे जरूरत ही नहीं, वो तो देखो जो है ना डॉक्टर साहब के डेटा वो ले ना ले, जो फील्ड है ना वो बोलता है। अब S14 जब से आई थी ठीक है। तो उस वक्त मतलब है कि वो डॉक्टर अपने मुनीर अली खान साहब जाके डेटा नहीं लिया था, वो लोगों ने मतलब है खुद ही पता कि ये इतना इसकी यील्ड आई है, हाँ, तो पर एकड़ ये यील्ड आई है, ये यील्ड आई, ये यील्ड आई, ठीक है नहीं। अच्छा, जब वैरायटी फेल होती है तो फिर भी लोग ही बताते हैं कि यार इसने तो परफॉर्म ही नहीं किया, ठीक है नहीं। अच्छा, अब अगर फर्ज करो एक बंदा जो डेटा देता है कि जिसकी यील्ड इतनी है, ये फलां पेस्ट रेजिस्टेंस है, फलां इसमें जो है वो डिजीज नहीं आएगी डेटे के मुताबिक, अच्छा लेकिन नेक्स्ट ईयर वो सब कुछ होता है, तो फिर तो वो मतलब है कि उसको कोई रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए या नहीं ठहराना चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में कि अगर आपने उसको इस पर्पस की खातर फंड्स प्रोवाइड किए हुए हैं या मैन पावर प्रोवाइड की हुई है कि आपने ये भी करना है, ये भी आपकी वैरायटी का एक एसेंशियल पार्ट है कि आफ्टर रिलीज ऑफ द वैरायटी स्टूवर्डशिप उसको दी हुई हो कि आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी ये वैरायटी है, आपने देखना है कि इसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, क्या प्रॉब्लम आए हैं, वो प्रॉब्लम भी आपने आके नेक्स्ट जो मीटिंग होनी है उसमें बताने हैं, तो फिर तो वो रिस्पॉन्सिबल है। उसमें डॉक्टर साहब लेकिन ये है जब ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अप्रूवल तक ही होती है, उसके बाद कोई नहीं होती, ना उसको कोई उसका मुआवजा मिलता है, ना उसको आगे फंड्स मिलते हैं, ना आगे उसका प्रोजेक्ट मिलता है कि जी इस पे भी मैंने कोई काम करना है, तो वो फिर बैठ जाता है और वैरायटियां बनाने की कोशिश करता है, पिछली वैरायटी को भूल जाता है। डॉक्टर साहब, जब वैरायटी अप्रूव होती है उससे पहले उसके फील्ड ट्रायल होते हैं नहीं फार्मर हाँ, फील्ड वो तो हो गए फील्ड। अच्छा फील्ड ट्रायल तक अच्छा, आपने अगर देख भी उससे लिए। पहले जो है ना वो फील्ड में उस पर पेस्ट नहीं आया, उस पर कोई डिजीज नहीं आई अकॉर्डिंग टू द डेटा जो उन्होंने दिया है, तो अगले साल वो आ गया सब कुछ नहीं, तो इंसेक्ट का भी तो एक मैकेनिज्म है ना, इंसेक्ट जो है वो वेरी करके आ गया, कोई नया इंसेक्ट आ गया या कोई और क्लाइमेटिक चेंज आ गया जिसकी वजह से वो वैरायटी फेलियर की तरफ जा रही है, तो उसका भी उसी साइंटिस्ट ने आगे बताना होता है जिसकी वो वैरायटी है। ठीक है, स्टूवर्डशिप बिल्कुल सही। क्या आगे लेकिन बता। डॉक्टर साहब, जब भी कोई वैरायटी डेवलप की जाती है तो ये सारे फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं, ठीक है ना जी। कीड़ों का अटैक, बीमारियों का अटैक, ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जिनकी एवेल्युएशन ड्यूरिंग द वैरायटी डेवलपमेंट प्रोसेस की जाती है, ठीक है। कोई शाज़ो नाज़िरी को अनयूजुअल सिचुएशन पैदा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल जो कॉटन पे जो ग्रुप काम कर रहा होता है किसी भी नई वैरायटी पे, वो सारी चीजों को, उसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, उसकी इरिगेशन की, पेस्टिसाइड की, पेस्ट का, डिजीज का, सारी चीजें उसके ट्रायल का हिस्सा होती हैं, वो तो होती हैं उसमें, ठीक है ना जी। कोई अनयूजुअल सिचुएशन पैदा हो जाना, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर साहब ये है ना कि राय साहब, ये रूटीन बन गई है ना कि वैरायटी एक साल चलती है, अगले साल फेल हो जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि अगले साल वो क्यों फेल होगी, सारा कुछ आपने कहा। अच्छा, जब आपने फील्ड ट्रायल किया है हाँ जी, अगर फर्स्ट F6 का वैरायटी गई है, उसके बाद फिर वो फार्मर्स के फील्ड पे गई है, उसके बाद वो उसका सीड जो है रिलीज हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो जब वहां जाती है वो फेल हो जाती है। हाँ, ये बात तो ठीक है। इस पे बहरहाल इसकी पूरी रीजनिंग तो वर्कआउट होनी चाहिए कि वैरायटी क्यों फेल हुई, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब अप्रूवल तक तो वैरायटी सही रहती है, हाँ हाँ, लेकिन जिसले अप्रूवल हो जाती है जिस वक्त उसका नेक्स्ट ईयर। हाँ, वो भी बात ठीक है, लेकिन अगर आप आजकल देखें सोशल मीडिया को, आजकल तो चूंकि अभी सीड की, कॉटन के सीड की सेल शुरू हो रही है, होने जा रही है, तो अभी से आप फेसबुक पे देखें, हैरान होता हूं मैं तो देख के जी, 80-90 मन पैदावार अभी बुक करवा लें जी, फिर थोड़ा सा सीड है, नहीं मिलेगा आपको। अब तो सोशल मीडिया पे ये चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं जी, आप 80 मन 90 मन पैदावार ले सकते हैं,
और अजीबोगरीब की शक्लों वाले पौधे दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये देखें जी, पिछले साल मैंने 80 मन पैदावार ली थी, और एक साहब तो ये क्लेम कर रहे थे कि मैं पिछले साल इंडिया से लेके आया था ये बीज, मैंने लगाई थी, 80 मन पैदावार मेरी हुई। मतलब है कि मतलब ये असल में ये सूरत हाल है। इसमें तो जिनका रोल है उन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए। ये जो गलत प्रैक्टिसेस है इनको रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रोकेंगे फिर साफ ज़ाहिर है, फिर तो ऐसे ही होगा। क्लेम तो 80-90 मन का होगा, और आएगी जब पता चलेगा सीजन के एंड पे कि क्या पैदावार आई है, वो तो फिर ही पता चलेगा क्या निकला उसमें से। असल में ये डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ ये जो अनऑथोराइज्ड ब्रीडर है ना, हाँ जी, हाँ ना, उन्होंने ये काम खराब किया हुआ है। ठीक है। बाकी ये जैसा राई साहब कह रहे थे कि भी वो अब नॉर्मल कोई चीज़ हो जाती है, ये हो जाता है। जिस तरह जब वायरस आई है तो एक वैरायटी थी इनकी भावलपुर की, तो उसके यानी वो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। ठीक है। उसी लैंड और उसका जो है ना वो बोल साइज और यील्ड। अच्छा, लेकिन वो जो उससे पहले वायरस थी नहीं, तो वायरस पर उस पर टेस्ट हुआ ही नहीं था। ठीक है, सही। अच्छा, वो पहले सारी जो है ना ये वैरायटी वो लगाई खुर्शीद कांजू मिल के ना, खुर्शीद कांजू ना, ये अपना वो बॉल का मिनिस्टर था खुर्शीद कुरैशी, उसने वो पूरा सीड जो था ना वो जहाँ जहाँ फील्ड ट्रायल में दिया हुआ था वहां से इकट्ठा करके लगा लिया। वो फर्स्ट ईयर उस साल आई थी वायरस, उसमें वायरस का अटैक हो गया, वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वैरायटी आगे चली नहीं। ठीक है। अच्छा, वो एक है था कि अब नॉर्मल हुआ था कि उससे पहले वायरस का नामो निशान नहीं था पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं था कहीं भी। तो ये पहला साल था जब वायरस आई थी। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस हवाले से भी तो हमारे पास अदारे हैं ना, निब जी है, नायाब है, ठीक है ना जी। फिर अब यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का अदारा है, जो इस किस्म की चीजें हैं वो भी तो मतलब कॉटन से रिलेटेड वो भी तो काम कर रहे हैं। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 1976-77 की, मतलब ये है कि उस वक्त अभी इतना जो था ना वो सिलसिला। हाँ नहीं, ठीक है। बहरहाल अब तो हमारे पास ये अदारे भी मौजूद है ना, निब जी की शक्ल में और नायाब की शक्ल में, और फिर जो एक और भी बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में। अब तो हमारे पास इन मसाइल को देखने के लिए भी और असेस करने के लिए, जांचने के लिए भी तो अदारे मौजूद हैं। लेकिन अब जो है ना राई साहब, वो मैं समझता हूँ ये जो ना नई वैरायटी है उनकी एज जो है ना वो पूरी होती नहीं और वैरायटी फैल जाती है। ठीक है। आप पुरानी वैरायटीज देख लें, नायाब 78 देख लें, CM 109 देख लें, B557 देख लें, BS1 देख लें, MN 93 देख लें, वो आप भी ओरिजिनल शेप में है अभी तक भी जो है ना, वो जहाँ भी किसके पास सीड है अगर तो वो सही है, सही सी है। अच्छा, उसके मुकाबले में आजकल वैरायटी जो है वो इस साल लगाएंगे, अगर साल पता चलेगा पौधे 5-6 किस्म के निकल आए बीच में। ठीक। ये भी बेसिकली तो जो सीड का इशू है उसी से रिलेटेड है ना, कि सीड की मेंटेनेंस, उसकी क्वालिटी मेंटेनेंस वो नहीं हो रही। अच्छा, दूसरा ये है ना डॉक्टर साहब कि जिस तरह वो बात हो रही थी कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट है ना हमारी, जिस तरह क्लाइमेट की चेंजेस आ रही हैं और जो है ना साइल की चेंजेस आ रही हैं, दूसरा तीसरा सिलसिला हो रहा है, उसके मुताबिक हम वैरायटी नहीं तैयार कर रहे हैं। हमें पहले वही थे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक जो है ना वो हमें अपने क्रॉसिंग या जो भी करनी है, ठीक है। या अगर ये दूसरा ये जो अपना आप करते हैं स्कैम वाले हैं, तो वो मतलब उसको मद्देनजर रख के फिर वो करैक्टर उसमें इंड्यूस करने चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में नया करैक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए कि पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन एक जीन की फिर मल्टीपल जीन की। अब क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी आ गई कि जीन की एक्सप्रेशन रोकी भी जा सकती है। तो ये टेक्नोलॉजीज बदस्तूर जो है ना वो CAM में डेवलप हो रही हैं, जिसमें आप प्रॉब्लम को लेके उसे प्रिसाइजली ड्रेस करते हैं जेनेटिक बेसिस पे। करने के बाद फिर जो उसका जेनेटिक मेकअप बनता है उसको इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में, अपने फार्मर्स की वैरायटी डेवलपमेंट में। तो इन टेक्नोलॉजी को अगर हम सिरे से इग्नोर कर दें या इसको अडॉप्ट ना करें या इसको फैसिलिटेट ना करें पाकिस्तान में, तो फिर अल्टीमेटली आप इसके पीछे रह जाएंगे और आप हर चीज़ जो है वो कन्वेंशनल वैरायटी से हल नहीं कर पाएंगे।
मतलब अगर क्लाइमेट की चेंज आ रही है तो ऐसे जीन मौजूद हैं कि आप हाई टेम्परेचर टॉलरेंट वैरायटी बना सकते हैं, आप सबमर्जेंस टॉलरेंस वैरायटी बना सकते हैं जिसमें पानी फ्लड का खड़ा रहे तो वो वैरायटी ग्रो करती रहे। तो ये आपको कन्वेंशनल वैरायटीज में नहीं मिलेगा, वहाँ जीन पूल में नहीं मिलेगा। ये जीन पूल आपको खुद तैयार करना पड़ेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी से। और जब हम सिरे से जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज ही के हक में ना हो कि नहीं जी ये तो होनी ही नहीं चाहिए, तो उस वक्त तक फिर आपको ये नई चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये मॉडर्न डेवलपमेंट जो पूरी दुनिया में हो रही है ये हमारे पास नहीं पहुंचेगी, और जब नहीं पहुंचेगी तो फिर हम यही कहेंगे कि डिक्लाइन हो गया जी कॉटन का, और इसका कोई तदारक नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन को हल करने के लिए हमें अपना सॉफ्ट कॉर्नर टूवर्ड द न्यू टेक्नोलॉजीज रखना चाहिए और नई टेक्निक्स को लोगों को, साइंटिस्ट को लगाना चाहिए कि आप अपने ये नए नए तरीके इस्तेमाल करके इसका सोल्यूशन तलाश करें और वो सोल्यूशन जो हमारी फील्ड में परफॉर्म कर सके। मतलब ये जो बीटी टेक्नोलॉजी है ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, और प्रूवन टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब ये बहुत से मुल्कों ने इस पे काम किया, उन्होंने प्रूव किया कि ये इंसेक्ट को रोकती है और नंबर ऑफ स्प्रे कम करती है, फार्मर्स को फायदेमंद देती है। हम पाकिस्तान में वो प्रूवन टेक्नोलॉजी ही को एक्सेप्ट करने में अगर हेजिटेट करेंगे तो फिर नई टेक्नोलॉजी डेवलप जो हो रही है उसको तो हम कभी भी पास नहीं आने देंगे और कभी भी उसको नहीं मानेंगे। मतलब क्रिस्पर कैस की टेक्नोलॉजी आ गई और बहुत से इंस्टीट्यूट उसमें काम करने लगे। कैम ने सबसे पहले उस पर काम किया, वैरायटी बना लें जो टेम्परेचर टॉलरेंट हैं, जो जिसमें सबमर्जेंस टॉलरेंस है। तो अगर ये वैरायटी बना रही है और इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि हम पीछे रह जाएंगे, हम अपने प्रॉब्लम्स का सही सोल्यूशन नहीं दे सकेंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। जिस तरह वो राई साहब बात कर रहे थे कि नई टेक्नोलॉजी जो है, अब बीटी का राई साहब को एक्सपीरियंस होगा कि ज़बरदस्ती जो है ना, वो बीटी खुद ज़बरदस्ती जो है ना वो फील्ड में गई है। यानी जो हमारे काटन के लोग थे ना, उन्होंने इंतहा की मुखालफत की थी।